माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो बजट यहाँ प्रस्तुत किया गया उसके बारे में सदन में काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। जिस तरह के मुद्दे साथियों ने उठाए, क्योंकि वस्तुतः ये लेखानुदान था और अगर बहुत ईमानदारी से देखें तो लेखानुदान का हिस्सा बहुत छोटा था उसमें, लेकिन इसके माध्यम से इस दौरान इस अवसर का उपयोग मैंने दिल्ली की आर्थिक स्थिति और दिल्ली की आर्थिक स्थिति के कारण को भी इस सदन के सामने रखने का प्रयास किया। और आज जिस तरह से हमारे साथियों ने उनमें से कुछ मुद्दों को जिस स्पष्टता के साथ दोबारा से सदन के समक्ष रखा, मुझे बहुत खुशी है कि जो बात मैं कहना चाहता था, जो बात मैं सदन के संज्ञान में, सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से देश के संज्ञान में लाने का प्रयास कर रहा था, वो बात पहुंची है। वो चाहे केंद्र सरकार का सौतेला रवैया हो, सेंट्रल शेयर टैक्सेस में कटौती का मैंने जो दिल्ली का हिस्सा है उसमें सौतेला व्यवहार रहा हो, ये सारी चीज़ें सदस्यों के माध्यम तक पहुंची हैं। मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि मीडिया के माध्यम से भी पहुंचेंगी और जब भी मौका मिलेगा हम केंद्र सरकार के सामने भी इन चीज़ों को रखेंगे। यहाँ बजट पर चर्चा के दौरान हमारे साथी सोमनाथ भारती जी ने अपनी बात रखी, अलका जी ने रखी, भावना जी ने रखी, ओम प्रकाश शर्मा जी अभी सदन में नहीं हैं, अपने दोनों साथियों के साथ में, उन्होंने भी अपनी बात रखी। सौरभ भारद्वाज जी, कैलाश गहलोत भाई, कपिल मिश्रा जी और भाई जनरल सिंह जी ने भी बातें रखी, विजेंद्र गुप्ता जी ने भी अपनी बात रखी। इन सब से जो सवाल निकल के आए, जो बिंदु निकल के आए, उस पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। भाई सोमनाथ भारती जी भी यहाँ नहीं हैं अभी। उन्होंने बहुत अच्छे से इस बजट की स्पिरिट को समझते हुए, इस लेखानुदान की स्पिरिट को, जो इस लेखानुदान के साथ साथ जो बजट के बारे में मैंने लिखा, मैंने कहा कि हम बॉटम अप अप्रोच लेके चलना चाहते हैं, तो उस बॉटम अप अप्रोच को अच्छे से रेखांकित किया। साथ साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं सरकार के, उनकी ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, क्योंकि एक तरफ करप्शन रोकना है। करप्शन भी अगर देखें सरकार को दोहरी मार देता है। जब टैक्स कलेक्शन में करप्शन होता है तो सरकार के पास पैसा कम आता है, और जब बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए गए पैसे को, इसमें अधिकारियों की मेहनत भी लगती है, कर्मचारियों की भी लगती है, और जो टैक्स पेयर है वो अपनी पूरी ज़िंदगी की खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में दे रहा है, उसमें से लीकेज होता है तो सरकार के पास पैसा कम होता है। और जब सरकार के पास इकट्ठा हुआ पैसा खर्च किया जाता है तो उसमें अगर करप्शन होता है तो भी वो एक तरह से बजट पे बहुत भारी पड़ता है। तो ये दोनों तो सरकार की प्राथमिकताओं में हैं ही, लेकिन तीसरे बिंदु की ओर, जिसकी ओर सोमनाथ भाई ने इंगित किया कि वेस्टफुल जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी हम पूरी तरह से संज्ञान में लेके चल रहे हैं। सरकार बहुत जिम्मेदारी के साथ एक एक मद को, एक एक खर्चे को बहुत पैनी नज़र के साथ देख रही है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ, एक एक मद में हो रहे खर्चे को बहुत पैनी नज़र से देख रही है। और जहाँ भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से खर्चे की परंपरा शुरू हो गई हो, या किसी समय जिम्मेदाराना खर्चा रहा होगा, आज वो इररिलेवेंट हो गया हो, लेकिन परंपरा में शुरू हो गया था तो चल रहा है, ऐसे तमाम खर्चों को हम रोक रहे हैं और आगे भी रोकेंगे। तो ये मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ। हमारे प्रतिपक्ष के साथी यहाँ नहीं है, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे, मैं चाहता हूँ लेकिन सदन के समक्ष उनका जवाब दूँ, और अगर वो कहीं सुन रहे हों तो मैं उम्मीद करूँगा कि थोड़ी देर में वो सदन में रहेंगे। उम्मीद है कि वॉकआउट करके नहीं गए होंगे। ओम प्रकाश शर्मा जी ने एक बड़ा मुद्दा लगाया, बड़ी बात कही कि साहब हम तो मिथ्या कह रहे हैं,
बजट भाषण में मिथ्या आरोप लगाए गए हैं और डीडीए तो दिल्ली के विकास के लिए बहुत अच्छा पैसा देता है, बहुत अच्छी ज़मीन 1 रुपए के हिसाब से दे देता है। मैं आधिकारिक रूप से इस सदन के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि ये बात सही नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से जब हम कॉलेज के लिए जमीन मांगते हैं, हॉस्पिटल के लिए जमीन मांगते हैं, शौचालय के लिए जमीन मांगते हैं, बस स्टॉप बनाने के लिए जमीन मांगते हैं, खेल का मैदान बनाने के लिए जमीन मांगते हैं, तो सिर्फ अभी मैं आधिकारिक रूप से आपको आंकड़े देता हूं कि 9 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से भी हमसे मांगा जा रहा है। 4 करोड़ रुपए तो प्रति एकड़ तो एक सामान्य दर है जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हॉस्पिटल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, ये सब कहने के लिए मांगी जाती है। शौचालय के लिए, बस स्टॉप के लिए, पार्क के लिए, बच्चों के लिए कुछ खेलने का कुछ बनाना हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनानी हो, ये सब के लिए 4 करोड़ प्रति एकड़ तक भी जमीन मांगी जाती है डीडीए से। 9 करोड़ एकड़ तो मैंने आपको बताया अभी, और किस लिए? दिल्ली की जनता के उपयोग के लिए, बिजली के लिए, एक छोटा सा द्वारका में बिजली घर बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन मांगी जा रही है। इसको कौन यूज करेगा? वही लोग यूज करेंगे ना इस बिजली घर को जिनके फ्लैट बने हैं, जो डीडीए ने बना के बेचे थे, जिनका डेवलपमेंट चार्ज कमा के डीडीए 24,000 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लेके बैठा है। तो ये दिल्ली की जनता के विकास के नाम पे इकट्ठा हुआ पैसा है, दिल्ली की जनता की जमीन है, इसको तथ्यों में ना भरमाया जाए। हकीकत ये है कि कॉलेज बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, इन सब चीज़ों के लिए दिल्ली सरकार को दिल्ली के टैक्स की कमाई खर्च करनी पड़ रही है, और ये ऑन रिकॉर्ड खर्च करनी पड़ रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से कमीशन पे खर्च करनी पड़ रही है, ये तो आधिकारिक फाइलों में दर्ज है। 9 करोड़ की फाइल मैंने आपको लेटेस्ट बताई है। मैं ओम प्रकाश शर्मा जी ने एक और मुद्दा उठाया, साथी ने, प्रोहिबिशन पे। सरकार शिक्षण संस्थानों के माध्यम से स्कूलों में, कॉलेजेस में और भी तरह तरह से एजुकेशन के हिसाब से भी इसके कार्यक्रम चलाती रहती है। पर मैं अभी देख रहा था जो हमारी डिमांड ऑन ग्रांट की बुकलेट है, उसमें मुझे समझ नहीं आया कहाँ से ओम प्रकाश भाई ने वो रखा, पर पेज नंबर 193 पे प्रोहिबिशन के बारे में जो पब्लिसिटी का खर्चा है वो हमने 29% बढ़ाया है। भले ही ये लेखानुदान, मैं फिर से अंडरलाइन करता हूँ, ये अभी वो बजट नहीं है जिस विजन की आम आदमी पार्टी से अपेक्षा है, क्योंकि ये तो लेखानुदान है। लेखानुदान एक तरह से सरकार की मौजूदा स्थिति को 2 महीने 3 महीने के लिए आगे बढ़ाने के लिए होता है, ताकि एक विजन के अनुसार, नई सरकार के विजन के अनुसार, नई सरकार की योजनाओं के अनुसार बजट तैयार किया जा सके। लेकिन फिर भी इसमें भी 29%, लगभग 30%, 29.3%, और मैं उनके संज्ञान के लिए लाने के लिए बता दूं कि डिमांड्स फॉर ग्रांट की जो बुकलेट है उसमें 185 पेज पे है, और 193 पेज पर ड्रग अब्यूज के बारे में खर्चे की बात कही गई है, ड्रग अब्यूज के खिलाफ रोकने के लिए। उसमें 130%, 130%, 130.3% की बढ़ोतरी है, अगर खर्चा कम करने की बात है। हालांकि ये राशियां बहुत बड़ी नहीं होती हैं और बहुत बड़ी नहीं हैं, पर मैं सिर्फ संज्ञान में लाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सदन के रिकॉर्ड में लाने कहने की कोशिश की कि उस सब के खर्चे कम किए जा रहे हैं। मैं फिर से कहूं कि, और उसमें कहने में मुझे संकोच भी नहीं होना चाहिए, कि ये तो लेखानुदान है, सरकार के कामकाज को आगे ले जाने के लिए 3 महीने के लिए एक तरह से सदन के सामने रखा जा रहा अकाउंट है। जो भी विजन होगा उसमें क्या बदलेगा, उसका आगे का स्वरूप क्या होगा, हमारे बजट का खर्चों का, जनता के पैसे का मैनेजमेंट का स्वरूप आम आदमी पार्टी कैसे करेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार। पर इस लेखानुदान में जो भी लोग बजट को समझते हैं, जो लोग बजट प्रक्रियाओं को समझते हैं, वो जानते हैं कि लेखानुदान में बहुत कुछ होता नहीं है ऐसा जिसको आप बहुत कह सकें, सुन सकें। और ऐसा ही मुझे हमारे साथी विजेंद्र गुप्ता जी के वक्तव्य से भी प्रतीत हुआ, क्योंकि बजट के बारे में जब उनकी बारी आई बात करने की,
तो जब बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको नहीं लगी होंगी, मैं समझता हूँ कि उसमें उनको बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आई कहने के लिए, इसीलिए उन्होंने मुद्दा उठाया कि साहब प्रिंटिंग की कॉस्ट बढ़ गई, कि आप लेखानुदान ला रहे हैं फिर बजट लाएंगे तो प्रिंटिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये शायद एक अच्छा संकेत है। मैं इसको एक उपलब्धि मानता हूं कि जब बजट का इन प्रस्तावों का उसके कंटेंट पे चर्चा होनी चाहिए, और जब कंटेंट में कुछ क्वेश्चन करने के लिए नहीं बचेगा तो निश्चित रूप से फिर यही सवाल उठेंगे कि साहब इसका जो साइज था वो आधा इंच कम क्यों रह गया बुकलेट का, साहब वो प्रिंटिंग दोबारा होगी, साहब वो 3 बार प्रिंटिंग हो जाएगी। फिर भी विजेंद्र गुप्ता जी ने कुछ मुद्दे उठाए। मैंने जैसा मैं कहता हूँ पत्रकारिता में रहा हूँ, थोड़ा बहुत बजट को, बजटीय प्रक्रियाओं को जब सरकारें बजट पेश करती थी सुनने का आदी रहा हूँ। कभी कभी मौका लगता था तो विपक्ष के नेताओं के पास जाके उनके रिएक्शन भी लेता था। तो वहाँ से और आज तक किसी भी बजट के बारे में विपक्ष के जो शब्द होते हैं वही विजेंद्र गुप्ता जी ने भी दोहराए। आज तक कभी भी मैंने किसी विपक्ष के नेता की बाइट नहीं सुनी कि बजट अच्छा था, या बजट के बारे में कोई और कुछ ऐसी चीज़ें कंस्ट्रक्टिव या क्रिएटिव चीज़ें, एनालिटिकल चीज़ें। बहुत सामान्य जो शब्द रहते हैं, निराशाजनक था, अनसस्टेनेबल है, ये सब सामान्य शब्द हैं। किसी भी बजट के बाद विपक्ष के नेताओं के पास में सबसे पहले देने के लिए 2 शब्द होते हैं और वो उन्होंने दिए, बहुत शुक्रिया। पर उन्होंने एक मुद्दा उठाया अपनी बातचीत में। उन्होंने कहा जी नॉन प्लान बढ़ा दिया और प्लान कम कर दिया। मैं सदन के सामने एक विचार रखना चाहता हूं, और विचार क्या, एक सवाल है आपके माध्यम से। हमारे देश में विकास की परिभाषा बहुत कंफ्यूजिंग हो गई है। हम कहते हैं शहर का विकास हो रहा है, गांव का विकास हो रहा है, कस्बे का विकास हो रहा है। विकास का मतलब क्या है अध्यक्ष जी? क्या विकास का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने वहां एक सड़क और एक पुल अधिक बना दिया, या जो सड़क 10 फीट चौड़ी थी उसको हमने 14 फीट चौड़ी कर दिया कि नहीं कर दिया? अगर विकास सिर्फ इतना ही है तो मुझे लगता है विकास की ये बहुत संकुचित परिभाषा है। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो विकास की इतनी संकीर्ण सोच के साथ चलते हैं कि अगर दिल्ली की 90% आबादी को बिजली आधे दाम पर मिलने की व्यवस्था सरकार कर रही है तो वो विकास की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? मैं जानना चाहता हूं कि अगर दिल्ली की आधी आबादी को, दिल्ली के आधे घरेलू उपभोक्ताओं को पानी के सरकार व्यवस्था करके, जो कम पानी खर्च करते हैं उनको कम पानी खर्च करने के लिए, जो ज्यादा पानी खर्च करते हैं उनको कम पानी खर्च करने के प्रेरित करके, और जो कम खर्च कर रहे हैं उनको एक तरह से प्रोत्साहन देके अगर सरकार ये योजना लेके आती है कि दिल्ली की जनता को, ऐसी जनता को जो कम पानी खर्च करती है अपने घरेलू उपभोक्ता कनेक्शनों में, उनको पानी मुफ्त मिलेगा, ये विकास की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि ये बजट पे सवाल नहीं था, ये विकास की परिभाषा पे सवाल था। उन्होंने कहा कि नॉन प्लान बढ़ा दिया, प्लान कम किया। क्या करें सर, हमसे पहले जो सरकार रही, आदरणीय सदस्य, माननीय सदस्य की पार्टी की, उसने दिल्ली का रेवेन्यू डुबो दिया। उसने दिल्ली के रेवेन्यू की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं किस पॉलिटिक्स में बिजी रही, पता नहीं क्या करते रहे कि दिल्ली में रेवेन्यू कलेक्शन 4,500 करोड़ रुपए नीचे आ गया। ये कौन सा विजन था, ये कौन सा विकास था? अब अगर 4,500 करोड़ रुपए का घाटा होगा रेवेन्यू कलेक्शन में, तो अध्यक्ष जी कहीं तो दिखेगा, डेटा में तो दिखेगा। कमिटमेंट में मैंने कल भी कहा था, हमारा दावा है कि ये घाटा भी पूरा करेंगे इस साल, और अपने विजन के हिसाब से जो जो चीजें हमने कही हैं वो भी पूरा करेंगे इस साल। एक और चीज माननीय विजेंद्र गुप्ता जी ने, हमारे साथी ने कही कि केंद्र के बजट को लेके, केंद्र के जो अनुदान हैं उनको लेके, केंद्र की सहायता राशि को लेके काफी कंफ्यूजन स्टेटमेंट दिया मैंने। उन्होंने कहा 1720 करोड़ रुपए का बजट आता है केंद्र सरकार से, सहयोग आता है। मैं आपकी सूचना के लिए कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि जब ये बजट का वक्तव्य मैं तैयार कर रहा था तो उसमें पहले हमने 1720 करोड़ ही लिखा था, पर मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये ब्रेकअप देना बहुत जरूरी है।
इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें मैंने ब्रेकअप लिखा है कि ये 1720 करोड़ रुपए है, जिसमें 325 करोड़ रुपए सेंट्रल जो हमारे टैक्सेस हैं, टैक्स कलेक्शन है, उसका शेयर है। तो 325 ये जो 25,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं और जिसके बदले में सिर्फ हमें 325 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ये तो सेंट्रल टैक्सेस का है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल टैक्स में योगदान है दिल्ली का। उस 70,000 करोड़ में से जब देने की बारी आती है, ये तो आप सारी जगह दे रहे हैं, स्कीम्स तो सारे राज्यों में चल रही हैं, पर वो 42% का जब बात आती है तो वो स्कीम्स के लिए नहीं है, वो 900 करोड़ के लिए नहीं है, वो 394 करोड़ के लिए नहीं है। ये तो 325 करोड़ जो आप सेंट्रल टैक्सेस में दिल्ली को 2001 से देते आ रहे हैं उसके लिए है। और इसमें आप ही नहीं, आपकी पार्टी कुछ अनोखा नहीं कर रही, उससे पहले जो सरकारें रही वो भी ऐसे ही अनोखे काम करती आई। 16 साल से, 15 साल से, 2001 से दिल्ली के लोग इतना कमा के दे रहे हैं। मैंने कल भी कहा कि दिल्ली और देश की राजधानी होने के नाते हम जिम्मेदारी समझते हैं राष्ट्र के विकास में, और तहे दिल से हम कहते हैं कि जब हम कमाएं, बैठ के हम दिल्ली वाले कमाएं, तो हमारी कमाई का हिस्सा देश के कोने कोने में वहां तक जाना चाहिए जहां इस देश का अन्नदाता रहता है, जहां इस देश के संसाधनों के असली मालिक रहते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, वहां तक जाना चाहिए, वहां के विकास तक जाना चाहिए। इसमें हमें कहीं से कोई गुरेज नहीं है, बल्कि फख्र के साथ कहते हैं कि जाना चाहिए। लेकिन हम क्या मांग रहे हैं? 14वें वित्त आयोग में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं सिफारिशों में, उसके अनुसार अगर कैलकुलेट करें तो दिल्ली को इसमें से 1% नहीं, 0.25% नहीं, 0.65% तो मिलना चाहिए। वो ही दे देंगे तो अगले 5 साल में 25,000 करोड़ रुपए होगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 325 करोड़ जिसकी मैंने बात कही है विजेंद्र गुप्ता जी, उसी को रिप्लेस करेगा। आपने कहा अच्छे विचार रखते हैं, तो मैं कहता हूं जी विचार ही नहीं, क्रियान्वयन की हिम्मत भी रखते हैं, और हम करके दिखाएंगे। एक और चीज सवाल उठाया डेटा को लेके, थोड़ा हम सब नए हैं, कई सारे साथी यहाँ, जरूरी नहीं कि बजट के शब्दों को उतने अच्छे से समझ पाते हों, और कोई भी किसी वक्त नया ही होता है। मुझे लगता है जब नया हो और कुछ चीज़ें स्पष्ट ना हो तो स्पष्टता के लिए पूछा भी जा सकता है, और मैं उसी क्रम में स्पष्ट करने की एक कोशिश कर रहा हूं कि जब बजट में तुलना होती है तो पिछले साल के बीई से इस साल के बीई की नहीं होती है। जब साल खत्म हो रहा होता है तो पिछले साल के आरई से इस साल के बीई की तुलना होती है, और जब आप पिछले साल के आरई से, माने जाते हुए साल के आरई से इस साल के बीई की तुलना करेंगे तो विजेंद्र गुप्ता जी आप देख पाएंगे कि ये 1.66 नहीं 8.5% है। तो मैं इसमें बहुत कुछ, क्योंकि जब उनके पास ही कुछ कहने के लिए नहीं था तो मैं सवालों के भी क्या किन के जवाब दूं, मैं बहुत लंबी बातें नहीं कहना चाहता। मैं बस इस सदन से उसी भरोसे के साथ कि घाटा भी पूरा करेंगे और पूरे इरादे के साथ करेंगे, जो इरादा लेके, जो भरोसा लेके दिल्ली की जनता ने यहाँ भेजा है, उस भरोसे को कायम रखने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, पूरा काम करेंगे। एक छोटी सी चीज और अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी चीज और मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड में भी रहे, और जो मेरी अनुशंसा है उसमें जो मेरा प्रस्ताव है, अगर सदन उसको हाँ कहे, सदन उसको साथ रहे तो उस पर मान्य वो भी रहे। हाँ जी, बोल रहा हूँ। एक मिनट। जब बजट तैयार होता है तो बहुत सारे लोग लगते हैं। जब हमारे विजन के हिसाब से बजट तैयार होगा तो उसमें तो बहुत बहुत लोग लगेंगे, क्षेत्रीय स्तर के, मतलब विधायक से लेके बाकी कर्मचारी, वहाँ के सरकारी मशीनरी से लेके, और सब तरह के लोग लगेंगे। लेकिन अभी भी जो ये बजट तैयार हुआ इसमें बहुत सारे लोग लगे, सरकारी मशीनरी का एक बड़ा हिस्सा लगा। जब सारे फाइलों के हिसाब से, डिस्कशंस के हिसाब से बजट तैयार हो जाता है तो उस पर सिग्नेचर कराने का अभियान शुरू होता है।
पहले कुछ अधिकारियों के सिग्नेचर होते हैं, फिर मंत्री के सिग्नेचर होते हैं, मुख्यमंत्री जी के सिग्नेचर होते हैं, फिर एलजी साहब के होते हैं, फिर होम मिनिस्ट्री जाता है, होम मिनिस्ट्री से वापस आता है, फिर एलजी साहब के पास आता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसका संदर्भ है। परसों कल हमको ये बजट यहाँ सदन में प्रस्तुत करना था। परसों हमारे एक साथी, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिप्टी सेक्रेटरी बजट के.एन. शर्मा जी को जिम्मेदारी हमारी तरफ से दी गई थी कि वो ये सिग्नेचर की जो प्रक्रिया है वो पूरी कराएं। बहुत जिम्मेदारी का काम है, बजट को बहुत जिम्मेदारी भरा दस्तावेज माना जाता है। तो के.एन. शर्मा जी को जब जिम्मेदारी हमारी तरफ से दी गई और वो एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री या एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जा रहे थे, उसी दौरान उनके पास संदेश आया कि उनकी माताजी का देहांत हो गया है। मैं सलाम करना चाहता हूं उस जिम्मेदार अधिकारी को इस सदन के माध्यम से कि उन्होंने अपनी माताजी के निधन के बावजूद अपने परिवार से मिलने वो नहीं गए, अपना काम बीच में छोड़ के नहीं गए। बोला मैं इस जिम्मेदारी को समझता हूं, बजट एक गोपनीय कागज़ होता है, जब तक वो सदन पे न रख दिया जाए और उसकी गोपनीयता को बरकरार रखते हुए अगर वो मेरे हाथ में कागज़ है तो मैं इसे अंतिम परिणति तक पहुंचाने के बाद ही जाऊंगा। और वो परसों पूरे समय रात को 10 बजे तक और आज कल जिस वक्त तक सदन में पटल पे बजट नहीं रख दिया गया उस वक्त तक वो लगातार इस प्रक्रिया में भागीदार रहे। मैंने इसलिए लंबा उल्लेख किया क्योंकि जो कर्मचारी, जो साथी पूरी तन्मयता के साथ तन मन धन अर्पित करके इस काम को करने में लगे हैं, उनको सम्मान करना, उनको सलाम करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं इस सदन में श्री के.एन. शर्मा जी जो डिप्टी सेक्रेटरी बजट हैं, उनके इस समर्पण के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा का प्रस्ताव रखता हूं और अपील करता हूं कि उनको लिखित में उनकी प्रशंसा सदन की तरफ से आपके माध्यम से उनकी फाइल में लिखी जाए जब उन्होंने एक प्रस्ताव किया। मैं इन्हीं के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि